करने वाला एक लोगों का कल्चर हो गया है। पहले भी इस बारे में हमने बात रखी है, क्योंकि शायद मॉडल टाउन में नहीं रखी होगी। तो हम यही कहना चाह रहे हैं, पहले दो ही खेमे थे, एक वेजिटेरियन, दूसरा नॉन वेजिटेरियन। लेकिन जब से ये तीसरा आया वीगनिज्म, चौथा भी खड़ा हो गया एगिटेरियन, यानी वो अंडे को शाकाहार सिद्ध करने लग गए। इसके बारे में कुछ एक विशेष तथ्य आप सबको समझने की और जानने की आवश्यकता है। जो वीगनिज्म फॉलो करते हैं, यानी दूध को भी शाकाहार ना मानते हुए उससे परहेज करते हैं। कुछ लोग दूध को शाकाहार इसीलिए नहीं कहते क्योंकि दूध भी एक एनिमल प्रोडक्ट है, जैसे कि नॉन वेज। दूसरा, थोड़ा सा उससे यदि जिरह की जाए तो वे कहते हैं ठीक है, उसमें हिंसा नहीं होती तो फिर अंडे और दूध में क्या अंतर है? अंडे में भी किसी पक्षी की हिंसा तो होती नहीं जिससे अंडा निकल रहा है, ऐसी दूध में नहीं होती। तीसरा, वो ये कहते हैं कि दूध को निकालते वक्त जो आज उस मवेशी के लिए यातनाएं दी जाती हैं इंजेक्शन इत्यादि लगा करके, जिससे उस बछड़े का जो हक है वो छीना जाता है, इस कारण से भी हम वीगनिज्म फॉलो करते हैं। अब इन तीनों ही पक्षों की यहाँ पर व्याख्या करने की और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। ध्यान से सुने, अच्छा विषय है, और आपके घरों में बैठे हुए ऐसे वीगन सोसाइटी को फॉलो करने वाले बच्चों के लिए और बड़ों के लिए विषय बताना बहुत ही आवश्यक है, जो हम यहाँ से अब कहने जा रहे हैं। सबसे पहले जो ये कहते हैं कि दूध भी उन्हीं आर्टरीज से होकर के बहता है जिन आर्टरीज से होकर के उस मवेशी में खून बहता है, इसीलिए दूध और खून एक जैसा है, ऐसा भी तर्क देते हैं। अब पहले इसको हम एनालाइज करते हैं। किसी भी एक पशु में किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट से लगभग 2 टन खून सप्लाई हो चुका होता है। भले वो पशु 2 टन का ना हो, लेकिन जो खून सर्कुलेट होता रहता है वो एक किसी पॉइंट से एक दिन में लगभग 2 टन खून सप्लाई हो चुका होता है। यदि मान लो उन्हीं आर्टरीज से होकर के दूध बहता होता तो एक आध बार तो दूध में लालपन देखने को मिलता। क्या ऐसा होता है? पहले खून सप्लाई हो जाता है, फिर पानी से धुलाई हो जाती है, फिर जाके दूध सप्लाई होता है, ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि खून तो उस पशु की सार्वकालिक आवश्यकता है। दूध हमेशा हो जरूरी नहीं, जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय उनके दूध की आपूर्ति करने लायक उसकी हार्मोन्स डेवलप होते हैं, एक चीज़। दूसरा, जो ये कहते हैं कि दूध और खून एक जैसे हैं, तो इसके पहले हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस और कर लें। दूध में जो प्रोटीन होता है वो केसीन होता है, और खून का प्रोटीन जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। दोनों के प्रोटीन्स अलग अलग हैं। खून में जो भी उसके एलिमेंट्स होते हैं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनमें से एक भी दूध में नहीं पाया जाता है। तीसरा, दूध में जो सेल्स होती हैं वो सारी की सारी बोटेनिकल सेल्स होती हैं, यानी पादप कोशिकाएं होती हैं, और खून में सारी जो कोशिकाएं होती हैं वो जंतु कोशिकाएं हैं। उसी मवेशी से खून निकला है, उसी मवेशी से दूध निकला है, लेकिन दूध में पादप मतलब बॉटेनिकल सेल्स हैं। भाई, क्या वो गाय पेड़ पौधा है जो उसमें बॉटेनिकल सेल्स हैं? लेकिन यही तो आश्चर्य की बात है कि दूध में बॉटेनिकल सेल्स हैं और खून में जूलॉजिकल सेल्स हैं, जंतु कोशिकाएं हैं। मतलब सेल्स बता रही हैं कि ये दूध प्योर वेज है। अगला एक और तर्क वो करते हैं कि दूध से भी हाइपर एसिडिटी होती है। अब इन मूर्ख को कौन समझाए कि दूध से बड़ा एंटासिड दुनिया में दूसरा कोई नहीं। किसी को कितनी भी हाइपर एसिडिटी हो रही हो, आधा दूध आधा पानी बॉयल करने के पहले यदि मिला लिया गया, फिर उसके बॉयल करने के बाद यदि उसमें जो भी आप चीनी वगैरह मिलाते नहीं मिलाते अलग विषय है, इलायची, इसको मिला करके यदि आप थोड़ा हल्का सा गुनगुना करके या ठंडा करके पीते हैं तो इससे बड़ा एंटासिड दुनिया में दूसरा कोई नहीं। आपका इनो बाद में आपको रिलीफ देगा, ये आधा दूध आधा पानी आपको तुरंत रिलीफ देगा।
तीसरा, यूटीआई किसी की समस्या हो, यूटीआई किसी को समस्या हो, यूरिन प्रॉब्लम किसी को हो रही हो, इवन यहाँ तक कि सर्जरी तक की नौबत आ गई हो, उसके लिए भी ये व्यवस्था से जोड़ दिया जाए तो उसकी सर्जरी के बगैर भी उसकी यूटीआई प्रॉब्लम ठीक हो सकती है ये। लेकिन अब जो दूध बदनाम हुआ, क्यों हुआ? कि उससे हाइपर एसिडिटी हो जाती है। वो इसलिए हुआ कि यदि दालों के प्रोटीन और दूध के प्रोटीन दोनों एक साथ मिक्सअप करके आप खाते हैं तो हाइपर प्रोटीन होने के कारण आपको एसिडिटी हो जाती है। तो ये तो जैन आगम में पहले ही बताया है कि दाल और दूध एक साथ मिला के आप ना खाएं, बीच में गैप करें। और ये बाकी जो दूध से बनने वाले और दही इत्यादि हैं उनके साथ तो दालों का द्विदल हो जाता है, वो तो वैसे ही निषिद्ध है और अवक्ष बताया गया है। तो जैनागम में जो व्यवस्था बताई है यदि उस तरीके से चलते हैं तो कहीं भी आपको ना स्वास्थ्य संबंधी समस्या जाने वाली है, ना अहिंसा संबंधी कोई दिक्कत आने वाली है। अब ये इसके बाद वो तर्क करते हैं, ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन अंडे को भी तो निकालते वक्त किसी मुर्गी की या किसी पक्षी की हत्या नहीं होती, तो अंडा और दूध भी तो एक जैसा हो सकता है। और अब यदि आप ये कहते हैं कि अंडे से जीव निकलता है तो अब तो कहना चाहिए नहीं वो तो अलग विषय है। कौन सा है जिस नहीं वो तो अलग विषय है। जिस अनफर्टाइल, अनफर्टाइल एग भी आने लग गए जिसमें चूजा नहीं निकलता, ऐसा। तो इसको जांचने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग हम आपके सामने बताना चाहते हैं। जो हुआ है वो ये कि जिससे संवेदनशीलता आंकी जाती है, ऐसे उस मशीन से सेंसिटिविटी नापने वाली जो मशीन होती है उसके एक तार को पहले एक वनस्पति से जोड़ दिया गया, सब्जी से, और एक तरफ एक फर्टाइल एग से जोड़ दिया गया। और जो प्रयोग कर रहा था उसने उन दोनों का घात किया, तो मशीन रीडिंग देती है इस तरफ जिस जीव का घात हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा संवेदनशील जीव का घात इस तरफ हुआ है। चूँकि ये रीडिंग देना स्वाभाविक सी बात है, चूँकि वनस्पति एक इंद्रिय है और अंडा पंचेंद्रिय है। फिर किसी ने कहा ये तो फर्टाइल एग था, अनफर्टाइल एग को देखो। तो फिर एक तरफ फर्टाइल एग और एक तरफ अनफर्टाइल एग, यानी जिससे एक तरफ चूजा निकलता है वो अंडा रखा गया, और एक तरफ जिससे चूजा कभी निकलेगा नहीं ऐसा अंडा रखा गया। और जब दोनों का घात हुआ तो मशीन रीडिंग देती है दोनों तरफ समान संवेदनाओं वाले जीव का घात हुआ है। यानी मशीन भी ये जान रही है कि अनफर्टाइल एग हो चाहे वो फर्टाइल एग हो, दोनों में पंचेंद्रियत्व है। और दूसरा, वो इतना बड़ा जो विकास हुआ है अंडे का उस मेल फीमेल के मिक्सचर से, वो बिना जीवत्व के हो ही नहीं सकता। ये मात्र केमिकल रिएक्शन नहीं है। अगला, ये बहुत ध्यान रखना, जो हम बिंदु देने जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। अगला वो ये कहते हैं ठीक है कई बार दूध में भी तो जीव हो जाते हैं। अरे आप ये कहते हैं कि अंडे में पक्षी निकलता है, जीव निकल, लेकिन ध्यान रखना दूध में होने वाले जीव कभी गाय और भैंस नहीं होते, लेकिन अंडे से निकलने वाला जीव वही होता है जिस पक्षी का वो अंडा होता है। दूध में होने वाले जीव, वो दूध विकृत हो गया, मर्यादा के बाहर हो गया या फट गया, इस कारण से हो जाए तो बात अलग है। फिर हर वस्तु में जीव हो सकते हैं, जड़ वस्तु में हो जाते हैं तो वो तो अलग विषय हो जाता है। तो इस कारण से उसको, रोटी में जीव हो जाते हैं, यदि मर्यादा के बाहर हो जाए तो उसमें जीव हो सकते हैं। तो क्या वो मांसाहार हो गई क्या? वो मर्यादा के बाहर होने के बाद उसमें जीवोत्पत्ति अलग वस्तु है, लेकिन वस्तुतः वो एक मांसाहार कहना अलग वस्तु है। अब बात आती है कि दही की बात आ जाती है कि जैसे दही है, दही तो बिना किसी बैक्टीरिया के जम नहीं सकता, और बिना बैक्टीरिया के दही नहीं जम सकता, तो बैक्टीरिया तो अपने आप में जीव होते हैं। तो फिर दही शाकाहार कैसे हुआ, इसको भी समझ लें। क्योंकि विषय आया है तो पूरा इसके बारे में जितने भी प्रश्न उठ सकते हैं वो हम उठा के आपको बता रहे हैं। और भी रह जाएँ तो आप पूछ भी सकते हैं कि दही बिना बैक्टीरिया के दही जम नहीं सकता। फर्मेंटेशन जो होता है वो फर्मेंटेशन बैक्टीरिया के तहत होता है और बैक्टीरिया जीव होता है। पूछने वाला पूछता है ये बैक्टीरिया कितने इंद्रिय जीव है?
जिस माइक्रोस्कोप से आपने दही में बैक्टीरिया चलते फिरते देखे हैं, वो कितने इंद्रिय जीव हैं? एक इंद्रिय जीव। बहुत अच्छा। एक इंद्रिय जीव कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। ये पांचों त्रस जीव हैं कि स्थावर जीव हैं? और स्थावर जीव चलते फिरते हैं कि स्थिर रहते हैं? या तो आप वो जो बैक्टीरिया है उसको कम से कम 2 इंद्रिय मानो, तब तो चलना फिरना हम स्वीकार कर सकते हैं। और यदि आपने एक इंद्रिय कहा है तो एक इंद्रिय तो जीव कोई चलता फिरता है ही नहीं, पांचों स्थावर जीव हैं। तो फिर जो हमने देखा है वो क्या है? हाँ, वो पूछो तो हम बताएंगे, लेकिन पहले एक मानो कि पहले वो 2 इंद्रिय है क्या? नहीं, 2 इंद्रिय तो नहीं है, उसकी जिह्वा इंद्रिय हम नहीं देख पाते। तो 2 इंद्रिय नहीं है तो पक्का वो एक इंद्रिय भी नहीं है। एक इंद्रिय में क्या दिक्कत है? हाँ, एक इंद्रिय जीव के पास मात्र स्पर्श इंद्रिय होती है, और उस इंद्रिय के पास आंगोपांग नाम कर्म का उदय भी नहीं पाया जाता जिससे वो मूव कर सके, वो इमूवेबल होता है, इसलिए वो स्थावर है, स्थिर है, उसमें जीव नहीं। तो फिर जो हम देख रहे हैं वो क्या है? हाँ, कभी आपने चूने में पानी मिलाया है? जो भट्टी से पककर चूना आता है उसमें कभी आप, जब अब तो खैर पैक्ड आते हैं पेंट्स वगैरह, उस समय जब घरों में कभी आपने चूने में पानी मिलाया हो तो चूने में पानी मिलाते ही उसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है, CaCO3 प्लस H2O, इस प्रकार से उसका समीकरण बनता है, इक्वेशन बनती है उसकी। तो ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। मतलब चूने में पानी मिलाते ही चूने के कण एक स्थान से टूट करके दूसरे स्थान पर जा रहे होते हैं और जुड़ रहे होते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे ही हम जैनों के यहाँ वर्णित दही जमाने की विधि है कि 24 घंटे की मर्यादा वाला दूध हो और उस 24 घंटे के भीतर ही दही जम करके वो सेवन हो जाए, इतने में ही मात्र मर्यादित रहेगा, इसके बाद तो अमर्यादित उसमें जीव होना स्वाभाविक है। लेकिन यदि 24 घंटे की मर्यादा वाला बॉइल्ड किया दूध है और उसमें इसी बीच में आपने दही जामन मतलब वो नहीं कि पुराना दही डाल दिया, वो तो अभक्ष हो गया, इसलिए बाजार का दही तो अभक्ष ही है। आपने बादाम के माध्यम से या नारियल की जो खोपड़ी आती है उसके माध्यम से, चांदी के सिक्के के माध्यम से, मार्बल, कुछ भी जिसका जो तरीका है, इससे यदि फर्मेंट किया है तो वो शुद्ध रासायनिक प्रक्रिया है जिसको केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। वहाँ पर दूध के कण उस फर्मेंटेशन के माध्यम से यहाँ से जुट करके दूसरे स्थान पर जुड़ रहे होते हैं, जो आप माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख रहे होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि चूने में वो रासायनिक प्रक्रिया हो रही है जिसमें CaCO3 प्लस H2O बनता है। तो जैसे चूने में कभी आप बैक्टीरिया सिद्ध नहीं करते, ऐसी दूध में भी बैक्टीरिया सिद्ध नहीं किया जा सकता। और आपका माइक्रोस्कोप कितना माइक्रो नैनो हो सकता है, जो केवल ज्ञान का नैनो से नैनोएस्ट स्कोप है। क्यों? क्योंकि जिस समय संलेखना का समय होता है, संलेखना के समय सबसे शुद्ध और पवित्र और अहिंसक आहार की आवश्यकता होती है। बाकी अन्य समयों में तो फिर भी आपकी चूंकि इंद्रियां और शरीर काम करता रहता है, लेकिन उस समय शरीर शिथिल होता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, मन भी शिथिल हो सकता है, इसलिए सबसे प्योरेस्ट आसपास वातावरण भी हो और भोजन, इसलिए उस समय छाछ देना इनको, जो निर्विकृति मानी जाती है। और छाछ कैसे बनती है? दही से। और दही यदि अभक्ष होता तो केवल ज्ञानियों के माध्यम से संलेखना के समय छाछ पानी का विधान क्यों किया जाता? तुम्हारा स्कोप क्या देख पाएगा? उनने तो वो तब जीव देख लिए जो तुम अभी सैकड़ों वर्ष निकाल दो, तुम उसकी गणना भी नहीं कर पाओगे। हमारे यहाँ एक बूंद पानी में असंख्यात जीव बताए, तुमने 36,450 बताए थे पहले और अब बताए 1 लाख तक। अभी असंख्यात तक पहुँचने में आपको असंख्यात वर्ष लग जाएंगे। जब हमारे यहाँ इतने माइन्यूट से माइन्यूट जीवों की संख्या बता दी गई, तो तुम क्या उन्होंने दही में जीव होते हैं नहीं जान पाए होंगे? क्या जिह्वा लोलुपता के कारण उन्होंने दही में जीव स्वीकार नहीं किए होंगे? अरे जो सारे इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर चुके हैं वो ये क्यों कहते कि नहीं छाछ निर्विकृति होती है, और ये संलेखना के समय उस छपक के लिए देने से उसकी योग शुद्धि होती है, और योग शुद्धि होती है तो उसकी उपयोग की शुद्धि भी होती है, और उपयोग शुद्धि के माध्यम से उसकी कषाय मंद होकर के संलेखना को प्राप्त कर सकता है।
इतना विधिवत आपके सामने विवेचन किया है। और भी कुछ प्रश्न हो सकता है, संभव है रह गए होंगे, हाँ चाहो तो पूछ सकते हो। हाँ हाँ, अब ये एक और रह गया कि जो ये कहते हैं कि उसको क्रूरतापूर्वक दूध निकाला जाता है। तो देखो, गलत तरीके से दूध निकाला गया तो तरीका गलत है, ना कि दूध गलत है। हाँ, इसका समाधान ये है, यदि आप चाहते हैं कि वो क्रूरतापूर्वक जो इंजेक्शन इत्यादि लगा के निकालते हैं तो आप वो दूध ना लें, लेकिन जहाँ पर यदि सावधानी पूर्वक और करुणापूर्वक निकाला जाता है तो वो। और दूसरा ये जो कहते हैं कि उस बच्चे का हक छीना जाता है, तो कभी भी जितना बच्चे के लिए दूध आवश्यक होता है, जिस समय तक वो कुछ भी ऊपर का ग्रहण नहीं करता, इसलिए 15 दिन तक तो उस दूध को आम श्रावक लेता ही नहीं है जब बच्चा जन्म लेता है। इसके पीछे दो कारण हैं, एक तो वो दूध आपके लिए हानिकर भी है और दूसरा उस समय उस बच्चे की आवश्यकता भी है। लेकिन 15 दिन के बाद धीरे धीरे करके उसके लिए दूसरी अन्य चीज़ों पर भी डिपेंड रखा जाता है, और पूरा दूध यदि उस समय वो ग्रहण कर लेगा तो पचा नहीं पाएगा, उस दूध के कारण भी वो बीमार ना पड़ जाए। इसलिए जो उस गाय और भैंस के पालने वाले होते हैं वो गाय और भैंस के पालने के साथ साथ उस बछड़े का भी पालन करते हैं कि कैसे उसको कितना देना है। जैसे बच्चा मचल जाता है आपका, कुछ भी खाने को, मिठाई खाने को मचल जाए, तो क्या पूरी खिला दोगे उसको? ये तो माँ को देखना पड़ता है कि कितना ये हजम कर सकता है, कितना नहीं। तो ऐसे ही उस पालक को देखना पड़ता है कि पूरा दूध यदि ये पी जाएगा तो पचा नहीं पाएगा, और यदि इसके पेट में कीड़े पड़ गए तो इसको हम बचा नहीं पाएंगे। इसलिए भी उसका दूध निकालना आवश्यक होता है, उसको बचाता। अब देखो, एक और बात आ गई बीच में कि क्रूरतापूर्वक दूध निकाला जाता है। मान लो तो आप स्वयं पालो, आप करुणापूर्वक निकालो बिना इंजेक्शन के। हमारे घर में तो व्यवस्था ही नहीं है, और शहरों में तो गायों को कॉलोनीज में पाल नहीं सकते, ऐसा कानून बना दिया गया है। कोई बात नहीं, इसका भी समाधान निकल सकता है। आप चाहो तो किसी एक ज़रूरतमंद परिवार को जिसके पास रोज़गार नहीं है, जो गांव में रहता है, शहर से बाहर रहता है, उसको कहो हम आपके लिए 2 गायें पालवाने के लिए दे रहे हैं, आप इनका पालन करो, जितना इनके लिए खर्चा है हम देंगे, और इससे जो शुद्ध दूध निकलता है वो हमारे तक ला के दो। आपका भी पालन होगा, हमारा भी पालन होगा, हमें भी शुद्ध मिलेगा दूध, उस गायों का भी पालन होगा। एक साथ 3 चीज़ों का पालन हो सकता है। आपको शुद्ध दूध मिल सकता है, उस बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार मिल सकता है, और उन गायों का पालन हो सकता है। ऐसा तो ना करके और तुम वीगन बन गए और बड़े बड़े सेलिब्रिटी होकर के तुम दूसरों के लिए नचाने लग गए, ये बहुत बड़ा अपराध है। अंतिम बात हम कह दें, घर के आत्मीय सदस्य से भी जब किसी को कुछ मिलता नहीं है तो घर का व्यक्ति भी बोझ हो जाता है। माता पिता भी यदि कुछ ना करने धरने लायक हो जाएं तो लोग उनको वृद्धाश्रम भेजने के लिए सोचने लग जाते हैं। जब घर में इंसानों के प्रति यदि उनसे कुछ नहीं मिलता तो उनके प्रति ये बर्ताव हो जाता है। और गाय भैंसों से हमें सिर्फ मात्र दूध मिलता था और वो भी हम लेना बंद कर दें तो कौन व्यक्ति उन गायों को पालेगा? फिर उनका एक ही हसद होगा, कत्ल खाना। इसका मतलब इन वीगन सोसाइटी वालों के लिए गाय भैंसों को कत्ल खाने भेजने का दोष आएगा। वीगनिज्म फॉलो करने वालों को ये बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपने उनसे जो दूध मिलता था लेना बंद कर दिया। तो कोई पालेगा क्यों? और पालेगा नहीं तो कहाँ, कोई अपने माथे पर रखेगा तो नहीं, उनको भेज देगा, बेच देगा। तो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ये विवेकहीन शाकाहार की अतिवादिता उन गायों के लिए कत्ल खाने भेजने के लिए कारण बन जाए। इन सब दृष्टियों से आपको वीगनिज्म की बजाय शाकाहारी बनना ही ठीक था, और दूध को एक पवित्र अमृत के रूप में स्वीकार करके उसको स्वीकार करना भी आवश्यक था। अब एक और, बहुत सारे विषय हैं इसमें, एक और चीज़, जब इन वीगनिज्म फॉलो करने वालों के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और B12 की कमी होती है तो फिर इसकी पूर्ति करने के लिए वो नॉनवेज दवाएं खाने को तैयार होते हैं। क्यों? डेयरी प्रोडक्ट्स से ही आपके लिए B12 और बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति होती है। और जब डॉक्टर बोलता है कि आपको ये कमी आ गई तो आप ये दवा ले लो, या तो फिर दूध पियो। नहीं, दूध तो हम नहीं पीते, हम जो वीगन है। तो फिर आप खुशी नॉनवेज दवाओं को खाते हो, उस समय तुम्हारा वीगनिज्म कहाँ जाता है? इसीलिए बिना दवा लिए और यदि घर में ही अमृत तुल्य
वो दूध मिल रहा है उसको स्वीकार करो, हष्टपुष्ट भी रहो और अपने जीवन में उद्धार का मार्ग भी प्रशस्त करो। महाराज जी उसमें एक जिज्ञासा छोटी सी आई, वो दही जमाने वाली। तो मैंने प्रयोग करा था कि गोले का खोपड़े से या मार्बल से उसको धो के डाला तो नहीं जमा, फिर बताया किसी ने उसको दही में डुबो दो, धूप में वो सुखा दो। ऐसा होता है, एक पहली बार में नहीं, जब तक उसमें वो उसकी खट्टापन ना आए तो उसको, ये तो तरीका होता है ये। और भी, और हम बता दें, कुछ लोग तो ऐसा करने लग जाते हैं, कपड़े से भी जहाँ है, सूती कपड़ा है उसको किसी दही में डाल दिया, फिर उसके बाद साफ कर लिया और उसके बाद सुखा करके उसको दूध में डाला तो मात्र कपड़े माँ से जमने लग जाता है। और एक बार यदि उस बर्तन में वो जमने की तासीर बन जाए फिर तो आपको ना मार्बल डालना पड़ता, ना कोई गोले का टुकड़ा, कुछ नहीं डालना पड़ता, अपने आप बर्तन ही वैसे ही बन जाता है कि उसमें तुम डालो और यदि गर्मी का समय हो तो खास तौर से उसमें जमने लग जाता है, जिसको आप चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि अथवा कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें इस प्रकार की व्यवस्था अपने आप बनने लग जाती है। इसलिए देखो, जैनों के यहाँ जब सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की रक्षा की बात की जाती है तो फिर दही का विधान क्यों करते यदि दही में हिंसा होती तो? ऑनलाइन